नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इस क्लास को आप कंटिन्यू रखिएगा। चलिए आज की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे। शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता का केंद्र बिंदु अधिगम होता है। शिक्षण प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक अधिगम नहीं होगा। इस तथ्य को रायबर्न ने रेखांकित किया है। उन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। आइए इसे समझते हैं। पहली लाइन में लिखा है, शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। देखिए, शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर केवल दुनिया में शिक्षक ही हों, विद्यार्थी ना हो, तो क्या शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो सकती है? नहीं। अगर सभी विद्यार्थी होंगे, शिक्षक कोई नहीं होगा, तो क्या प्रक्रिया पूरी हो सकती है? नहीं। इसीलिए दोनों का रहना जरूरी होता है। शिक्षक भी जरूरी है, विद्यार्थी भी जरूरी है। जब ये दोनों मिलकर अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे ना, तभी शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जैसे शिक्षक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? वह जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा है वह अपने अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, यह शिक्षक का उद्देश्य है। विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है? शिक्षक से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और अच्छा करियर बनाना, यह एक विद्यार्थी के उद्देश्य हैं। तो जब ये दोनों उद्देश्य पूरे होंगे तभी शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाएगी। यहाँ पर दूसरी लाइन में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, लिखा हुआ है अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, चीज़ों को याद करना, पढ़ना, इसे अधिगम कहा जाता है। इंग्लिश में से हम लर्निंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षण प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक अधिगम नहीं होगा। अगर कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और अगर बच्चों को चीज़ें समझ ही नहीं आ रही है, अगर बच्चे अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब? इसीलिए यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक अधिगम ना हो। इसीलिए रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन वह व्यक्ति है जिसने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, तो आपको लगाना होगा रायबर्न। आइए देखते हैं शिक्षण के चर क्या होते हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के निम्नलिखित 3 चर होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। जिसमें से जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र चर होता है, विद्यार्थी परतंत्र चर होता है और पाठ्यक्रम हस्तक्षेप चर होता है। ये चीज़ याद रखना। आइए इसे पढ़ते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। आइए पहला चर देखते हैं, शिक्षक, जिसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। यह विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस सिंपल सी चीज़ याद रखना, विद्यार्थियों को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना ही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस एग्ज़ाम को पास करना आपका उद्देश्य है। अब एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा? आपको इस एग्ज़ाम को पास करवाने के लिए एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाना, जो आपके इस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। वही एक शिक्षक का उद्देश्य होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे नंबर पर आता है विद्यार्थी, जिसे परतंत्र चर कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव ही नहीं है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का कार्य करता है। विद्यार्थी को यहाँ पर परतंत्र चर इसलिए कहा गया है क्योंकि विद्यार्थी टीचर्स पर डिपेंड होते हैं, और स्वतंत्र चर शिक्षक को इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षक स्वतंत्र है, वह अपनी मर्जी का काम कर सकता है। लेकिन विद्यार्थी को अगर पढ़ना है तो उसे शिक्षक पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर और विद्यार्थी को परतंत्र चर कहा गया है। विद्यार्थी जो होता है शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच में सेतु का कार्य करता है। सेतु मतलब ब्रिज, पाठ्यक्रम मतलब हस्तक्षेप चर। विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, इन सभी बातों का निर्धारण पाठ्यक्रम से ही होता है। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाहर की चीज़ें पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं भी आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने वाली है। तो आपके और मेरे बीच पाठ्यक्रम जो होगा वो हस्तक्षेप चर का कार्य करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में कहा जाता है सिलेबस। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा। स्मिथ कहते हैं शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। वहीं गेज ने अपनी डेफिनेशन दी है। उन्होंने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्रीय बिंदु कहा है। गेज के अनुसार शिक्षण का संबंध निम्न शक्तियों से होता है। शक्तियां देख लेते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, शक्तियों के रूप में अधिगम की परिस्थितियां और ज्ञानात्मक शक्तियां। ये याद रखना, आप तीनों चीजें गेज के द्वारा कही गई है। शिक्षण के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फंक्शंस ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र और परतंत्र चरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर क्या होते हैं अभी मैंने आपको बताया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इन चरों के द्वारा ही निम्नलिखित कार्यों का संचालन किया जाता है। आइए कार्य देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे, उसके बाद इन्हें समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है निदानात्मक कार्य। इसे इंग्लिश में बोला जाता है डायग्नोस्टिक फंक्शन। इस कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के ना सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर भी कर दिया जाता है। इसके लिए शिक्षक निम्नलिखित कार्य करता है। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना, अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। निदानात्मक में क्या होता है, एक शिक्षक बच्चों के ना सीखने के कारणों का पता लगाता है। वह यह देखता है कि आखिरकार बच्चे सीख क्यों नहीं रहे हैं चीज़ों को, उसके पीछे कारण क्या है। अब उस समस्या को वो ढूंढता है, साथ ही में उन समस्याओं का निदान भी कर देता है। इसे कहते हैं निदानात्मक। अब एक शिक्षक को कैसे पता लगेगा कि बच्चे सीख क्यों नहीं रहे हैं, उसके लिए वो 3 काम कर सकता है। विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना। इसका मतलब यह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी पहले एक दिन में बहुत पढ़ता था, चीज़ों को समझने की कोशिश करता था और अब उसने पढ़ना छोड़ दिया हो, समझने की कोशिश करना छोड़ दी हो। तो वह इस चीज़ का भी आकलन करता है। मान लेते हैं कि बच्चा पहले भी अच्छा पढ़ता था, अब भी अच्छा पढ़ता है, मतलब बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ऐसे में एक शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक शिक्षण कार्य का विश्लेषण करेगा। वह यह देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक शिक्षक के पढ़ाने के तरीके में ही बदलाव आ गया हो। शिक्षक अब उतना अच्छे तरह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हो जितना वह पहले पढ़ाता था। तो गलती एक विद्यार्थी में ही नहीं हो सकती, शिक्षक में भी हो सकती है। इसीलिए एक शिक्षक शिक्षण कार्य का विश्लेषण भी करेगा। 3rd नंबर पर लिखा हुआ है अधिगम के संदर्भ में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करना। एक अच्छा शिक्षक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का भी विश्लेषण करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक विद्यार्थी सिलेबस से ही भटक गया हो। अगर सिलेबस से ही भटक जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चा नहीं सीखेगा। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम पास करने के बाद, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम पास करने के बाद आप एक शिक्षक ही तो बनेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएँ, अच्छे प्रोफेसर बन पाएँ। दूसरे नंबर पर आता है उपचारात्मक कार्य, थेराप्यूटिक फंक्शन। इसके अंतर्गत विद्यार्थी की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। मान लो पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसमें क्या होता है ना कि एक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि अब आगे की पढ़ाई इस तरह से करनी है, हमारी योजना ये होगी, हम चीज़ों को इस तरह से कवर करेंगे। मतलब अगर सामूहिक रूप से विद्यार्थी की समस्या का निवारण किया जा रहा है तो वह उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। 3rd नंबर पर आता है मूल्यांकन कार्य, मतलब इवेल्युएशन फंक्शन। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण कार्य अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता है, अतः यह शिक्षण का आधार घटक है। यदि शिक्षण कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो शिक्षक का उपचार दोष रहित नहीं हो पाता। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना है, अगर एक शिक्षक साल भर अच्छा पढ़ा रहा है, अगर एक विद्यार्थी शिद्दत से अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम में अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं,
तो फिर शिक्षण कार्य पूरी तरह से असफल ही माना जाएगा। यहाँ पर जितनी गलती शिक्षक की होगी उतनी गलती एक विद्यार्थी की भी होगी। इसीलिए तो स्टार्टिंग में कहा गया है शिक्षण एक सामूहिक प्रक्रिया है। देखिए, इस चीज़ को हम लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। अंत में चीज़ों का मूल्यांकन ही किया जाता है। कोई ये नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितने घंटे पढ़ाई की। हर व्यक्ति अंत में आपका मूल्यांकन ही करेगा। अगर आपके रिजल्ट पर लिखा नहीं आया क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो व्यक्ति ये सोचेगा कि यार इसने उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की। तो सब आपको जज करेंगे। उसी तरह शिक्षण में भी होता है, अंत में मूल्यांकन ही देखा जाता है। मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं और आप भी रोज़ फेस कर रहे होंगे। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा सभी के मुंह बंद हो जाएंगे और आपकी फैमिली बहुत खुश होगी। बस आपके हाथ में है पढ़ना, तो आप पढ़ते रहिए, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, आई एम श्योर। इसी के साथ आज का एक ज्ञान और आज की क्लास ख़त्म होती है। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जेआरएफ विद सुजल। नमस्ते।